नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी क्लब 24 में। मैं जितेंद्र आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए रीट 2017 में हुआ पेपर, जिसमें आज हम हिंदी के 30 क्वेश्चनों को व्याख्या सहित हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वह कितना सुंदर दृश्य है, वाक्य का प्रकार है। ऑप्शन है संदेहवाचक, विस्मयबोधीवाचक, संकेतार्थक या प्रश्नवाचक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विस्मयवाचक, विस्मय आदि बोधक। ये आपका सही हो जाएगा। जिस वाक्य में हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय आदि का भाव प्रकट होता है वह विस्मय आदि बोधक वाक्य कहलाता है। जिसमें शोक, घृणा, खुशी आदि प्रकार के भावात्मक वाक्य जो शब्द आते हैं वह वाक्य हमारे क्या कहलाएंगे, विस्मयवादी बोधक कहलाएंगे। ठीक। अगला क्वेश्चन है, फल को खूब पका होना चाहिए, वाक्य में अशुद्ध है। ऑप्शन है वचन संबंधी, कारक संबंधी, पदक्रम संबंधी या लिंग संबंधी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कारक संबंधी। ऑप्शन नंबर 3 कारक संबंधी सही हो जाएगा, क्योंकि जिसमें जो अशुद्धि है वह कारक संबंधी है। इस वाक्य में फल शब्द कर्ता के रूप में प्रयुक्त हुआ है, जबकि कारक चिन्ह को कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर जो को आया है वह गलत आया है, तो इस कारण से यहाँ पर कारक संबंधी गलती है। ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुहावरे के प्रयोग से बने वाक्यों में से विकल्प चुनिए। ऑप्शन है राम तो अपनी अकल का दुश्मन है। दूसरा है उसकी मेहनत पर पानी गिर गया। तीसरा है वह अपनी माँ की आँख का चाँद है। और चौथा है तेरी शरारत से मेरी सांस में दम आ गया। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, यानी राम तो अपनी अकल का दुश्मन है। यह है जो मुहावरा आ रहा है इसमें, अकल का दुश्मन, यह एक मुहावरा होता है, सिर्फ इसी में है, बाकी में सभी गलत दे रखे हैं। जैसे कि बात करें उसकी मेहनत पर पानी गिर गया, ये कोई मुहावरा नहीं होता है, मुहावरा है पानी फिर गया। ठीक है, तो यहाँ पर पानी फिर गया होता तो ये सही होता। वह अपनी माँ की आँख का चाँद है, तो माँ की आँख का चाँद यह कोई मुहावरा नहीं होता है, मुहावरा होता है आँख का तारा। आँख का तारा, वह अपनी माँ की आँख का तारा होता तो यहाँ पर सही हो जाता। ये आँख का चाँद दे रखा है, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। तेरी सांस से मेरी सांस में दम आ गई, तो यहाँ पर सांस में दम आना भी कोई मुहावरा नहीं होता है, मुहावरा होता है नाक में दम आना। ठीक है, नाक में दम आना, या फिर आता है सांस में सांस आना। तो यहाँ पर कोई भी नहीं दिया हुआ है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा सिर्फ राम तो अपनी अकल का दुश्मन है, अकल का दुश्मन एक क्या है, मुहावरा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संयोजक शब्द से जुड़े एक से अधिक साधारण वाक्यों से बनने वाला वाक्य कहलाता है। ऑप्शन है मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, आश्रित वाक्य या प्रधान वाक्य। यहाँ पे सही हो जाएगा आपका उत्तर नंबर बी, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। संयोजक शब्द दो वाक्य जब एक साथ जुड़ते हैं वे संयोजक वाक्य कहलाते हैं, जिनके बीच में तथा, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन, बेकिन, तो इस प्रकार के जो शब्द प्रयुक्त होते हैं दोनों को जोड़ने के लिए, वह वाक्य हमारे संयुक्त वाक्य होते हैं। जैसे कि बात करें, दिन ढल गया और अंधेरा बढ़ने लगा। दिल ढल गया और अंधेरा बढ़ गया, दो वाक्य है, उन्हें और की सहायता से बीच में जोड़ दिया गया है, इस कारण से क्या होगा, संयुक्त वाक्य होगा। ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंधे के हाथ पर टेल लगना लोकोक्ति का सही अर्थ है। ऑप्शन है अयोग्य प्रशासन, अल्पज्ञ अपने ज्ञान का अधिक इतराता है। तीसरा है बुद्धिहीन किंतु संपन्न। और चौथा है बिना परिश्रम के अयोग्य व्यक्ति को सुफल की प्राप्ति होना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा, बिना परिश्रम के अयोग्य व्यक्ति को सफल की प्राप्ति हो, यानी बिना परिश्रम किए किसी अयोग्य व्यक्ति को सफलता की प्राप्ति होना। यह अंधे की हाथ बटेल लगने की उक्ति का अर्थ है। अगला क्वेश्चन है, संश्लेषण विधि में सिखाने की प्रक्रिया है। संश्लेषण विधि में सिखाने की प्रक्रिया है। ऑप्शन है वर्ण शब्द वाक्य, वाक्य शब्द वर्ण, शब्द वर्ण वाक्य या शब्द वाक्य वर्ण। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वर्ण शब्द वाक्य, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा, वर्ण शब्द वाक्य। संश्लेषण विधि होती है सिखाने की प्रक्रिया, जिसमें संश्लेषण की विधि को बोला जाता है जोड़ने की प्रक्रिया।
तो वर्णों को जोड़कर शब्द बनाया जाता है और शब्दों को जोड़कर एक वाक्य बनाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि है। गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि है। ऑप्शन है प्रश्नोत्तर विधि, व्यास विधि, उद्बोधन विधि या खंडान्वय विधि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उद्बोधन विधि। ये आपका सही हो जाएगा। उद्बोधन विधि में क्या होता है कि किसी शब्द का डायरेक्टली उत्तर ना बताकर उसको किसी उदाहरण के तौर पर समझाया जाता है। इसी को उद्बोधन विधि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रुतलेख में रेफ संबंधी अभ्यास नहीं है। श्रुतलेख में रेफ संबंधी अभ्यास नहीं है। कर्म, कबूतर, धर्म व प्रकाश। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि कबूतर। रेफ संबंधी जो अभ्यास होता है उसमें रा को 4 प्रकार से प्रयुक्त किया जाता है। जैसे कि बात करें, अगर जैसे कि शब्द में हमने जैसे पा लिखा, अगर हमें नीचे डंडा लगाते हैं तो ये रा का काम करता है। ये ना लगा कर अगर हम ऊपर लगाते हैं तो ये रा का काम करता है। नीचे अगर इस प्रकार से लगाएं तो ये भी एक रा का काम करता है। तो इस प्रकार से इसे 4 प्रकार से प्रयुक्त किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो कबूतर दिया हुआ है ये हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पर कर्म में भी है, धर्म में भी है, प्रकाश में भी है, लेकिन कबूतर में नहीं है। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिखना सिखाने से पूर्व बालकों को चित्रकला सिखाना चाहिए क्योंकि अक्षर भी चित्र ही हैं। इस मत का समर्थन किया है। ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, अरविंद घोष ने, विवेकानंद ने या विनोबा भावे ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। लिखना सिखाने से पूर्व चित्रकला सिखाना चाहिए, इस बात का समर्थन महात्मा गांधी ने किया है। अगला क्वेश्चन है, हर्वट उपागम के पद हैं। ऑप्शन है 3, 5, 8 या 9। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि 5। हर्वट उपागम के 5 पद हैं। इन 5 पदों में प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, संबंधता, व्यवस्था व विधि को शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण में इकाई का संप्रत्यय किसकी देन है। ऑप्शन है ब्लूम, मॉरिसन, जॉन डीवी या हर्वर्ट। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, मॉरिसन आपका सही हो जाएगा। शिक्षण की इकाइयों का संप्रत्यय मॉरिसन की देन है। इकाई उपागम का सर्वप्रथम प्रयोग 1920 में मॉरिसन के द्वारा किया गया था। इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम को खंडों में विभाजित करके अध्ययन कराया जाता है। एनसीईआरटी के अनुसार इकाई एक निर्देशात्मक युक्ति है जो छात्रों को संवेद रूप से ज्ञान प्रदान करती है। मॉरिसन ने इकाइयों के निम्न चरणों का उल्लेख किया है: जांच या अनुसंधान, इकाई प्रस्तुतिकरण, आमतीकरण, क्रियान्वयन, सुव्यवस्थीकरण एवं अभिव्यक्तिकरण। अगला क्वेश्चन है, भाषाई कौशल का लिखित अभिव्यक्त रूप है। तो ऑप्शन है सुनना, पढ़ना, उच्चारित या लिखना। तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्यों लिखित अभिव्यक्ति का रूप कौन सा है, लिखना है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, डे का उच्चारण स्थान है। डे का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन है कंठ, तालु, मुर्दा या दंत। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि मूर्धा। मूर्धा डा शब्द मूर्धा का उच्चारण स्थान है। दांत के पिछले हिस्सा जो होता है वह मूर्धा कहलाता है और जीभ जब इस मूर्धा से टच करती है तो उससे टा, ठा, डा, ढा, डा इस प्रकार के शब्दों की उच्चारित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक का अध्ययनात्मक पक्ष है। ऑप्शन है पुस्तक का आकार प्रकार, मुख्य पृष्ठ, जिल्द या प्राकथन। तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्राकथन। प्राकथन लेखक द्वारा अपनी पुस्तक के संबंध में लिखा गया एक आवरण लेख होता है। प्राकथन में हमें ज्ञात होता है कि हमें इस पुस्तक में अध्ययन के लिए क्या क्या चीज़ें व क्या क्या सामग्री प्राप्त होंगी। ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैचारिक सामग्री है। ऑप्शन है संरचना, मूल विषय वस्तु, शब्दावली या व्याकरण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मूल विषय वस्तु। वैचारिक सामग्री क्या है, मूल विषय वस्तु हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, श्रव्य दृश्य साधन है। ऑप्शन है चलचित्र, चित्र विस्तारक या रेखा चित्र। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, यानी कि चलचित्र। चलचित्र और सिनेमा ये दोनों ही श्रव्य दृश्य साधन होते हैं।
ऐसे साधन जिसे सुना जा सके, जिसे देखा जा सके, वह साधन हमारे सर्वदर्शी साधन कहलाते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाटक का संबंध किस ज्ञानेंद्रिय से है? नाटक का संबंध किस ज्ञानेंद्रिय से है? ऑप्शन है मुंह से, कान से, कान व आँख से या आँख से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कान व आँख से। नाटक सिनेमा की भांति यह दृश्य श्रव्य सामग्री है, इसका संबंध आँख व कान दोनों से है। अगला क्वेश्चन है, सत्र की समाप्ति पर प्रयुक्त मूल्यांकन है। ऑप्शन है नियोजनात्मक मूल्यांकन, निर्माणात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन या संकलनात्मक मूल्यांकन। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, संकलनात्मक मूल्यांकन। संकलनात्मक मूल्यांकन को योगात्मक मूल्यांकन के नाम से जाना जाता है। संकलनात्मक मूल्यांकन सत्र में 2 बार आयोजित किया जाता है, किंतु इसका 1 बार आयोजन आवश्यक है। इसका उद्देश्य अध्यापक द्वारा यह पता लगाना है कि बालकों ने ज्ञान को किस हद तक ग्रहण किया है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्लूप्रिंट ढांचा तैयार करने में उपयोगी नहीं है। ऑप्शन है शिक्षक निर्मित सामग्री, शिक्षण के लक्ष्य, पाठ्य वस्तु के प्रकरण व प्रश्नों की प्रकार। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि शिक्षण निर्मित सामग्री। शिक्षण निर्मित सामग्री जो होती हैं वह ब्लूप्रिंट का हिस्सा नहीं होती हैं, उसका उपयोगी ब्लूप्रिंट ढांचे को तैयार करने में इनकी भूमिका नहीं होती। किसी प्रश्न पत्र के निर्माण में पहले हमें उसके अंक विभाजन, उसके उद्देश्यों, निर्माण, प्रश्नों की रचना, अंक भार आदि चीज़ें चाहिए, जिसमें शिक्षक निर्मित सामग्री का उपयोग नहीं होता है। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण है। ऑप्शन है सीखने संबंधी कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त करना। दूसरा है अध्यापन संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए शिक्षण किया जाना। तीसरा है बालकों की वर्तनी संबंधी कठिनाइयों का पता लगाना। और चौथा है शिक्षक की विषय संबंधी कठिनाइयों का पता लगाना। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, यानी कि अध्यापन संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए शिक्षण किया जाना, ये आपका सही हो जाएगा। उपचारात्मक शिक्षण में सभी विद्यार्थियों में किसी विशेष कमजोर और समस्याग्रस्त छात्रों को की परेशानियों तथा उनकी कमजोरियों को दूर करने हेतु शिक्षण किया जाता है, उसे ही उपचारात्मक शिक्षण कहा जाता है। यह शिक्षण का अंतिम चरण होता है। उपचारात्मक शिक्षण में शिक्षक छात्रों को अधिगम संबंधी दोषों से मुक्त करके उनको उचित दिशा में मोड़ने का प्रयास करता है। यहाँ आगे एक गद्यांश दे रखा है, इस गद्यांश को पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आते हैं वे आपके व्याकरण संबंधी आते हैं, तो यहाँ पर इसे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पढ़ना है तो आप वीडियो पुश करके पढ़ सकते हैं। ठीक, तो हम सीधे क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वह शब्द बताइए जिसमें 2 उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। वह शब्द बताइए जिसमें 2 उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन है निर्माण, निर्विरोध, निरक्षक या निरंकुश। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, निर्विरोध। निर्विरोध में 2 उपसर्ग हैं, एक निर और एक बी, निर और बी, और इसके बाद निर प्लस बी प्लस रोध मिलाकर बनता है निर्विरोध। ठीक, उसके बाद बात करें तो जैसे निर्माण, निरक्षक, निरंकुश, इसमें सिर्फ निर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, 2 किसी भी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है दूसरे का। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से जातिवाचक संख्या से भाववाचक संख्या का सही उदाहरण है। ऑप्शन है दानव दानवता, सर्व सर्वस्व, चतुर चतुराई या गाना गान। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दान दानव, दानव दानवता, दानव दानवता। यहाँ पर जो दानव है वह पूरी जातिवाचक संज्ञा का बोध कराता है। जो पूरी दानव जाति के बारे में बता रहा है तो ये हमारा जातिवाचक हो जाएगा। दानवता क्या होता है, ये इसकी भाववाचक संज्ञा है, इसमें एक भाव प्रयुक्त होता है दानवता। जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा को अगर आपस में समझना है तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होती हैं इन्हें हम छू सकते हैं, और अगर भाववाचक संज्ञा की बात करें तो इसको हम छू नहीं सकते। जैसे कि बात करें हम दानव है, दानव को हम छू सकते हैं, लेकिन दानवता को नहीं छू सकते, क्योंकि वह तो महसूस कर सकते हैं, सिर्फ उसे छू नहीं सकते। तो जिसे हम छू सकते हैं वह जातिवाचक या व्यक्तिवाचक संज्ञा में से होती है, और जिसे
हम महसूस करते हैं, जो जिसे हम छू नहीं सकते, उसे हम भाववाचक संज्ञा कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौलिक शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त हुआ है? मौलिक शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन है मूल से मिलाकर बनाया हुआ, मूल जो किसी की नकल ना हो, मूल में विश्वास करना, या मूल की स्थापना करना। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मूल जो किसी की नकल ना हो। यह मौलिक शब्द का अर्थ होता है। मौलिक यानी कि मूल जो किसी का नकल ना हो, किसी भी चीज़ की नकल ना हो। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से आकाश का सही पर्याय है? इनमें से आकाश का सही पर्याय है? ऑप्शन है सर, वासव, व्योम या उत्पल। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका व्योम। व्योम क्या है? आकाश का पर्यायवाची होता है। ठीक है, इसके बाद सर, वासव, उत्पल ये आकाश के नहीं हैं। अगर बात करें हम सर की, तो सर तालाब का पर्यायवाची होता है, वासव श्री कृष्ण का पर्यायवाची होता है, और उत्पल कमल का पर्यायवाची होता है। तो यहाँ पर आकाश का पर्यायवाची व्योम हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, आसपास शब्द में कौन सा समास है? आसपास शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन है द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास या तत्पुरुष समास। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों ही पद हमारे प्रधान होते हैं और उनमें और नाम और शब्द का विलोप होता है, जैसे आस और पास, तो आसपास। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही पद समान हैं, दोनों के मिलने से एक सार्थक शब्द बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। आगे एक गद्यांश दे रखा है, जैसे कि मैंने आपको बताया गद्यांश पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से कोई क्वेश्चन बन के नहीं आता है। जो भी क्वेश्चन आते हैं वो व्याकरण संबंधी आते हैं। ठीक है, आपको व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए, तो आप आसानी से इन क्वेश्चनों को कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है, अनर्थकारी शब्द का क्या अभिप्राय है? अनर्थकारी शब्द का क्या अभिप्राय है? ऑप्शन है विपरीत अर्थ करने वाला, अमौद्रिक अर्थ वाला, विशिष्ट अर्थ करने वाला या अनिष्ट करने वाला। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अनिष्ट करने वाला। अनर्थकारी यानी कि अनिष्ट करने वाला, जैसे कि अनर्थ यानी कि अनिष्ट होता है, और कारी यानी करने वाला, तो दोनों को मिलाकर बन जाता है अनिष्टकारी, अनिष्ट करने वाला। ठीक, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन है शिक्षा, अच्छी, बहस या अभिमान। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अभिमान। अभिमान क्या है? एक पुल्लिंग शब्द है। बाकी शिक्षा, अच्छी, बहस ये तीनों ही स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सा युग्म सही है? कौन सा युग्म सही है? गौ, गाय, गृह, गृह, स्कूल, स्कूलें, अनेक, अनेकों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गौ, गौएँ। ठीक है, गौ, गाय के लिए गौ, गौएँ होता है। बाकी स्कूल, स्कूलें नहीं होता, स्कूलों होता है, स्कूल, स्कूलों। गुरु, और यहाँ पर है गृह, गृहों, तो यहाँ पर गृहों ओ की मात्रा आएगी। आगे है अनेक, अनेकों। तो अनेक खुद अपने आप में बहुवचन है, इसे बहुवचन करने के लिए हम अनेकों नहीं लगाएंगे, खुद अपने आप में अनेक बहुवचन होता है, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएंगे, यानी कि हमारे पे गो और गौएँ, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा है, वाक्य में कौन सा काल है? अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा है, वाक्य में कौन सा काल है? ऑप्शन है सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्य काल, सामान्य भूत या आसन्न भूत। तो इसमें रीट 2017 में इस क्वेश्चन में बोनस अंक दिया गया है, क्योंकि अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा होगा, वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल है, संदिग्ध वर्तमान काल, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं। तो इसी कारण से इसमें क्या दिया गया है? बोनस दिया गया है। यहाँ अंतिम क्वेश्चन के ऑप्शन नहीं आ पाए हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, ऑप्शन में बोल के बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन है हमारा, प्रणाली शब्द का सही अर्थ है? प्रणाली शब्द का सही अर्थ है, ऑप्शन है परंपरा, राय, पद्धति या विधान। तो यहाँ पर परंपरा, पद्धति, ये दोनों ही ऑप्शन प्रणाली का पर्यायवाची होते हैं। तो इस कारण से यहाँ पर पहला और तीसरा दोनों ही सही हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से बोना अंक दिया गया था, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑप्शन सही थे। ठीक, तो आज की वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बगल में आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी जितनी भी वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन आज पहुँच जाए। इसके अलावा हमने 2015 के सभी पेपरों को डाल रखा है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद।